लखनऊ से अगली खबर है। 1 और 2 अप्रैल को हाईकोर्ट बंद रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट 1 और 2 अप्रैल को बंद रहेगा और प्रयागराज हाईकोर्ट और हाईकोर्ट का जो लखनऊ बेंच है ये दोनों ही बंद रहेंगे। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि कोरोना के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उन मामलों को देखते हुए चीफ जस्टिस ने यह आदेश दिया है और चीफ जस्टिस के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने ये जानकारी दी है। दोनों ही दिन किसी भी तरीके की मुकदमों की ई फाइलिंग नहीं होगी। तो कोरोना केसेस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब 2 दिन बंद रखने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया है। प्रयागराज में बिजली के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि मारपीट का जो वीडियो है किसी ने बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विद्युत उपकेंद्र में उपभोक्ता पहुंचे थे बिजली का बिल जमा कराने के लिए और विवाद यहीं से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि जो बिजली का बिल था वो 68,066 रुपये का था, जबकि उपभोक्ता से कर्मचारियों ने 78,000 रुपये का पेमेंट करवाया, यानी कि 10,000 रुपये ज़्यादा। कर्मचारियों ने उपभोक्ता को जो रसीद भी दी वो भी 68,066 रुपये का ही दिया, यानी कि जो 10,000 रुपये है उस ना वो बिल था ना ही उसकी रसीद दी गई। यानी सीधा मतलब है कि वो 10,000 रुपये कर्मचारी ने अपने खाते में डाल ली, अपने जेब में डाल ली। इसका जब विरोध किया गया तो कर्मचारी ने उपभोक्ता के साथ मारपीट शुरू कर दी और अब इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाराबंकी में मॉर्फिन तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 8 मॉर्फिन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 करोड़ की मॉर्फिन और एक लग्जरी कार बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये लोग दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं यहाँ पर मॉर्फिन की सप्लाई करते थे। बाराबंकी के जैदपुर थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, क्योंकि जो मॉर्फिन बरामद हुई है उसकी कीमत 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। 15 करोड़ के मॉर्फिन के साथ पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक कार भी पुलिस ने बरामद की है और इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी जो सप्लाई होती थी वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में की जाती थी। जनपद बाराबंकी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में हमारे जयपुर थाना इंचार्ज और स्वाट टीम ने मिलकर के काफ़ी बड़ी रिकवरी की है। इसी क्रम में जो आज मुखबिर की सूचना पर 8 अभियुक्त ग्राम चंदौली माइनर से गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अभिषेक, ये अपने 2 साथियों के साथ ग्राम चंदौली में मारपीट लेने आया था। जब इससे पूछताछ की गई तो बताया कि ये मोहम्मद खालिद उर्फ मंत्री करके एक जो साथी आदमी है जो इस क्षेत्र में लगातार ड्रग्स का कारोबार करता है, वो उसके ही यहाँ से ये लोग खरीदते थे। उसके यहाँ दबिश दी गई, गिरफ्तारी की गई। टोटल इसमें 5 किलो 150 ग्राम मार्फिन बरामद हुआ है। एक सियाज गाड़ी बरामद हुई है और 8 अभियुक्त बरामद। पीलीभीत में तेंदुए ने 2 बच्चों पर हमला किया है। एक बच्चे को तेंदुआ खींचते हुए गेहूं के खेत तक ले गया। तेंदुए के हमले से दोनों बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टाइगर रिजर्व के दरवाजे के बाहर ये बच्चे खेल रहे थे, वहीं पर इन पर तेंदुए ने हमला किया और एक बच्चे को तो बाकायदा खींचते हुए खेत तक तेंदुआ लेकर गया। पूरनपुर के फैजुल्लागंज का ये मामला है। हालांकि लोगों की नजर पड़ी, लोगों ने बीच में किसी तरीके से दोनों बच्चों को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया। अब बस भाई शहर उधर से झपटे दोनों बच्चे लोग ले चले गए। अब फिर गांव वाले ने बुलाया सबको, सब लोग बुलाए के छुड़ाया उन लोगों को। अब बस भाई शहर उधर से झपटे दोनों गाँव से बाहर आ रहा था तो एकदम हल्ला हुआ। ठीक है, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया मौके पे, तो देखा तो बहुत हंगामा हुआ। इनको बच्चों को ट्रैक्टर लगा के पीछे छुड़वाया गया। ठीक है, तो एक को तो खेत में ले गया खींच के गेहूँ वाले में और दूसरे को घर के सामने छोड़ के भाग गया। एटा में फर्जी मुठभेड़ के मामले में एडीजी आगरा जोन के ने एक्शन लिया है। इंस्पेक्टर इंद्रेश और 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। एडीजी ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने
एक दिव्यांग के ढाबे में खाना खाया और खाना खाने के बाद जब बिल मांगा गया तो इन लोगों ने फर्जी एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कर ली। ये मामला जब उच्च अधिकारियों के पास गया उसके बाद एडीजे ने एसपी क्राइम राहुल कुमार को इस मामले में जांच सौंपा और एक आईपीएस अधिकारी ने जब इस मामले की जांच की तो इसमें तीनों जो आरोपी हैं, इसमें इंस्पेक्टर इंद्रेश है, उसके खिलाफ और सिपाहियों के खिलाफ जो आरोप लगा उस पर सच पाया गया और अब इनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। एटा में आवेदक श्री प्रवीण कुमार निवासी जनपद एटा के द्वारा दिए गए एक शिकायती प्रार्थना पत्र का मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसमें थाना कोतवाली देहात जनपद एटा में वहां के तत्कालीन इंस्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह घटना 4 फरवरी 2021 की है। इसी गंभीरता को देखते हुए इसकी तत्काल जांच एसपी क्राइम एटा द्वारा कराई गई है। इस जांच में प्रथम दृष्टया ये आरोप सामने प्रूव हो रहे हैं। मेरे द्वारा तत्काल संबंधित कर्मियों को, पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के लिए आदेश दे दिया गया है। एटा में देखिए, एटा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर थाने में कार्यरत 2 हेड कांस्टेबल पिछले महीने की 4 तारीख को खाना खाने गए थे। वहाँ पर भोजन के उपरांत दी जाने वाली राशि जो कि उन्हें पेमेंट करना था उसकी लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद थाने के दोनों हेड कांस्टेबल थाने के इंस्पेक्टर के साथ वहाँ दोबारा पहुँचे और वहाँ से 11 लोगों को अपने साथ थाने पर ले आए थे। उसके पश्चात उसी दिन विभिन्न धाराओं में 11 एफआईआर पंजीकृत की गई। ई चर्चा कार्यक्रम के तहत अब हमसे खास चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे बदायूं के पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी कुंवर अंकित चौहान, जिनसे बात करेंगे हमारे संवाददाता बलभद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कुंवर अंकित चौहान और हम बात करेंगे, आज चुनाव की सरगर्मी तेज है और आरक्षण को लेकर कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या है ये सब? धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज इंडिया 1 के माध्यम से होली की समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि अभी महोदय ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में याचिका पड़ रही है, मेरे ख्याल से जो याचिका पड़ रही है वो तो गलत पड़ रही है, क्योंकि जो 1995 का जो चक्र था वो बहुत अच्छा था और उसी में संशोधन की आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि 2015 में एक बार जब शून्य सीट कर दी गई तो मुझे नहीं लगता कि उसमें याचिका पड़नी चाहिए। अच्छा, ये जो है जब एक चीज हम देखते हैं, सामान्य सीट होती है तो सभी वर्गों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और उसमें अब आरक्षण जब दिया जा रहा है अन्य जातियों को भी, तो कहीं ना कहीं उसे नहीं लगता आपको कि किसी एक वर्ग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है? जी बिल्कुल। जैसे कि अभी हाई कोर्ट ने 2015 की जो शासन आदेश था पंचायत चुनाव से संबंधी, वो अभी लागू किया है। उसमें क्या हुआ कि जैसे कि मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, अपने क्षेत्र में हमारे जो लोग विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो भी सुरक्षित सीट है। अब उसमें 2 ब्लॉक आते हैं, आसफपुर और बिसौली ब्लॉक। दोनों ही ब्लॉक सुरक्षित कर दिए गए। उन्हीं में जो है 4 सीट आती है जिला पंचायत सदस्य की, 3 सीटें सुरक्षित कर दी गई, 1 सीट आपको 1 सीट सामान्य कर दी। उसके उपरांत आधे से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर 50%, जहां पूर्व में भी एससी सीटें रह चुकी हैं और वर्तमान में भी उनको एससी कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के साथ जो है अन्याय है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एससी में तो सिर्फ सुरक्षित ही आदमी लड़ सकता है जो एससी कोटे में आता है, ओबीसी में सुरक्षित लड़ सकता है जो ओबीसी में आता है, लेकिन सामान्य में सभी जातियां चुनाव लड़ रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आने वाले समय में इसमें जरूर संशोधन होना चाहिए, जिससे कि जनरल है तो सिर्फ जनरली चुनाव लड़े। अच्छा, आप बदायूं से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और बदायूं जनपद के हर क्षेत्र में आप गए हैं और जन भावना से जुड़े हैं। धरातल पर रहकर आपने लोगों के विचारों को जाना है, लोगों के दर्द को समझा है। अब 2022 में अगला चुनाव आने ही वाला, अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो आप किस तरह उसको देखेंगे? नहीं, जैसे कि हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं 2022 विधानसभा से,
तो अभी हम क्षेत्र में भी घूमे, हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो आज के समय में किसान परेशान है। जैसा कि योगी सरकार बार बार दावा तो कर दिए गौशाला बन गई, लेकिन गौशाला में गाय नहीं है और रात के 3-3 बजे तक किसान जग रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। जिस किसान का बेटा सीमा पे भी तैनात है और उसका पिता खेत पर तैनात है, तो ये दुर्भाग्य है योगी सरकार के लिए। इसमें जरूर कुछ ना कुछ सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आता है। अभी 3 से 4 दिन पहले की बात है और योगी जी ने एक वक्तव्य दिया है और उसका एड भी चल रहा है कि अब प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी होने जा रही है। तो इसको किस दृष्टि से देखें? क्या ये वास्तव में धरातल पर सच है? नहीं, ये धरातल पर सत्यता नहीं है, क्योंकि आज अधिकतम आपने देखा होगा, अभी एक पंजाब में वैकेंसी निकली, वहां पर मात्र 13 वैकेंसी चपरासी की थी, 2700 वहां बेरोजगार लोग पहुंचे जो अधिकतम यूपी के थे। ये दुर्भाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कि अपने उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिल पा रही है, लोग पंजाब और अन्य राज्यों में जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज के। अच्छा, अभी बंगाल और असम में चुनाव चल रहा है, वहां तो किसी प्रदेश को 2 लाख, किसी को 4 लाख ये सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। तो इसे क्या ये है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ये धरातल पर कर पाएंगे। स्थिति बहुत खराब है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि कैसे ये पूरी जॉब दिला पाएंगे, और जो निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण भी हो रहा है, वो भी सुरक्षित कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए। हम लोगों को सबको मिलकर के ये संघर्ष करना चाहिए और नौकरी मिलनी चाहिए जो आम जनमानस के लिए। अच्छा, योगी सरकार में अभी कह रहे हैं कि योगी सरकार भ्रष्टाचार पर 0% टॉलरेंस पे काम कर रही है। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? लोग जगह जगह भ्रष्टाचार की ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो आपका मोदी नगर में, गाजियाबाद के मोदी नगर में जो शमशान भूमि पर जो सबको दफनाने गए थे, 25 लोग मारे गए, और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं। इसको किस दृष्टि से देखेंगे? नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो चरम पर है। जैसे कि अभी आपने देखा कि कोरोना काल में मिड डे मील लगातार चलता रहा। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि मिड डे मील में बताइए तो बच्चे स्कूल गए नहीं, तो मिड डे मील का पैसा गया कहाँ? ये बदायूं के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा, यहाँ पर एक प्रकरण घटा था, यहाँ पे एक सिद्ध बाबा है, उनको जबरदस्ती एक 302 के उसमें जो है जेल भेज दिया गया, जबकि स्थानीय लोग, पूरा गांव गवाही दे रहा है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कहीं कोई हत्या नहीं की, लेकिन जबरदस्ती प्रशासन तो, और बाद में दोनों पक्ष तैयार भी, लेकिन स्थानीय इंस्पेक्टर ने वो फैसला नहीं कराया। ये दुर्भाग्य है। इस तरह के अगर वो व्यक्ति जेल जाएगा तो अगर बाद में भविष्य में लौटेगा तो क्या वहां पे पैसा पहले जैसा सामान्य माहौल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ये प्रशासन की भी बहुत बड़ी कमी है। अगर कहीं कोई समस्या है तो स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन के सामने रखनी चाहिए। अच्छा, ये विष्णु तिवारी का भी एक ऐसा प्रकरण है कि 20 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आया है। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बताइए, उसका पूरा जीवन, मैंने अखबार में भी देखा था, विष्णु जो तिवारी थे 18 साल तक शायद जेल में रहे। ये दुर्भाग्य, उनकी पूरी जवानी वही निकल गई, उसके बावजूद उन्हें निर्दोष करार दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह उठता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और जो SC एक्ट का मामला चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कुंवर अंकित चौहान, और चलिए बढ़ते आगे। अमरोहा से अगली खबर है, जहां पर CCTV में लूटपाट करने वाले बदमाश कैद हो गए हैं। लूटपाट की घटना को अंजाम देकर जब ये फरार हो रहे थे, उस वक्त इनकी तस्वीरें CCTV में कैद हो गई हैं। ये 2 बदमाश हैं जिन्होंने एक घर को अपना निशाना बनाया था। बंदूक के बल पर अलग अलग क्षेत्रों में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। महिलाओं को बंधक बनाकर कीमती सामान लेकर बदमाश फरार हो गए थे। दिन दहाड़े 2 थाना क्षेत्रों में उस लूटपाट से हड़कंप मच गया। थाना गजरौला से हसनपुर के ग्रीन सिटी कॉलोनी का ये मामला है। हालांकि ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो बदमाश कैद हुए हैं। इसमें एक ने तो बकाया हेलमेट पहनी हुई है, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ शख्स है उसने हेलमेट नहीं पहना है। उसकी पहचान हो सकती है। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्थानीय पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।